हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एस्टेट की जनरल सेक्शन प्रिपरेशन में आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रीजनिंग की क्लास रहेगी और जो क्वेश्चंस हम सोल्व करने वाले हैं वो टीजीटी 2022 के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं रीजनिंग के उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। 10 क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे। ऐसे ही हमारी सीरीज चली हुई है मैथ्स की भी और रीजनिंग की भी। आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप इन सीरीज को करते रहिए, आप ये क्वेश्चन बनाते रहिए और जो ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ, जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ, बस आप उनको नोट डाउन करते रहिए और एंड टाइम में आप उनको रिवाइज कर लेना। इतना ही आपके लिए बहुत है। 10 नंबर आपके मैथ्स में पक्के हो जाएंगे और 10 नंबर आपके रीजनिंग में पक्के हो जाएंगे। चलिए, आई थिंक आपने पिछला जो हमने पीआरटी का रीजनिंग का जो सोल्व किया था, आई होप आपने सभी ने वो देख लिया है। आज जो है टीजीटी का सोल्व करेंगे और सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे पीआरटी हो, टीजीटी और पीजीटी हो, सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप अगर इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं देन पीजीटी लेवल में जो क्वेश्चन आएंगे वो भी सेम ही आते हैं, तो आप उनको भी आराम से बना सकते हैं। तो आपकी कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिस है ये यहाँ पर हो रही है, साथ ही आपका कंटेंट भी यहीं से ही आपको कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग गोल्स को अगर नहीं किया है तो। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ये आपका ब्लड रिलेशन से है। अनिल इंट्रोड्यूस करता है प्रशांत को, ही इज द हस्बैंड ऑफ द, ये जीडी का मतलब ग्रैंड डॉटर है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय फादर, हाउ प्रशांत रिलेट टू अनिल। इसका मतलब क्या है भाई, आपको ना एक तो ना इनको अपने ऊपर करके सोल्व किया करो। मैं कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करती हूँ ना तो अपने रिलेशन में घुस जाती हूँ, मैं अपने आप को मान लेती हूँ। फिर जैसे अगर मैंने यहाँ पर जो बेस है मैंने खुद को रख लिया तो फिर मैं अपने रिलेशन में जाकर के चीज़ें समझने की कोशिश करती हूँ। तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, बट फिलहाल मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ। हमेशा जब जनरेशन वाइज चलते हैं तो ये जैसे मान लो आपकी जनरेशन है, ठीक है, ये अगर बच्चों की जनरेशन है, ये आपकी खुद की जनरेशन है, तो इससे ऊपर आपके मदर फादर की जनरेशन आएगी, ठीक है, आपके पेरेंट्स की जनरेशन यहाँ पर आएगी और इसके बाद आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी जनरेशन आती है। एक चीज मैंने आपको और बताया था कि जब कपल का रिलेशन अगर डिनोट करना है तो आप ऐसे सिंबल बना करके, और आप फीमेल है उनको आप नेगेटिव ऐसे कर सकते हो और जो मेल है उनको आप प्लस का साइन ऐसे दे सकते हो। अगर आप भाई बहन का या फिर अगर सिबलिंग का रिलेशन दे रहे तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं, और ब्रदर का मेल कैटेगरी है तो प्लस और माइनस है तो मतलब ये उसकी बहन हो गई। अगर ये एरो वाला और ऐसे आपका एरो वाला है तो मतलब ये मैरिड कपल का जो है रिलेशन बता रहा है, और ये अगर सिंपल एक डॉट है तो इसका मतलब ये क्या है, ये भाई बहन वाला रिलेशन बता रहा है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखना। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अगर आपके खुद के कोई नोशंस है तो आप उनको भी लेकर के चल सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। अब देखो, ये कह रहा है अनिल ने प्रशांत को इंट्रोड्यूस कराया है, और लास्ट में भी पूछा जा रहा है कि आप जो प्रशांत अनिल से कैसे होगा। तो अनिल प्रशांत को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि जो प्रशांत है, ही मतलब प्रशांत, वो हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय फादर। ठीक है, मान लो अनिल मैं हूं, ठीक है, मैंने यहाँ पर मान लिया अनिल मैं हूं, तो ये हो गया कहीं पर अनिल, और अनिल है मेल तो मैं यहाँ पर एक प्लस का साइन बनाऊंगी। अब अनिल कह रहा है कि मेरे फादर के फादर, यानी कि अनिल के फादर ऊपर ही जाएंगे, ठीक है, मतलब ऊपर लेवल पर जाएंगे। अनिल के फादर यहाँ पर, अब फादर नहीं कुछ भी नाम वगैरह नहीं तो मैं एफ से डिनोट करूंगी और प्लस मार्क यहाँ पर कर दूंगी क्योंकि ये मेल कैटेगरी से आते हैं। अब कह रहे हैं मेरे फादर के फादर, मेरे फादर के फादर तो मतलब इनके ग्रैंड फादर हो गए, ठीक है, इनके ग्रैंड फादर हो गए। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो जो है प्रशांत है हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय फादर, यानी कि मेरे फादर के जो फादर है इनकी ग्रैंड डॉटर है। भाई अनिल भी तो ग्रैंड सन हो गया ना, अनिल भी तो ग्रैंड सन हो गया, तो अगर ये ग्रैंड सन है और कह रहा है कि जो प्रशांत है वो ग्रैंड डॉटर है, कि इनके ये दादाजी लगे इनके, है ना भाई, ग्रैंड फादर लगे ना अनिल के, तो कहीं ना कहीं जो ग्रैंड डॉटर है वो इसकी बहन हुई अनिल की। ये अगर ग्रैंड डॉटर है, मैं यहाँ पर माइनस से इसको फीमेल कैटेगरी को डिनोट कर रही हूँ, तो ये इसकी बहन हो गई, अनिल की बहन ही तो हो गई, क्योंकि अनिल कह रहा है कि मेरे फादर की ग्रैंड डॉटर, तो अनिल के यानी कि अनिल मैं हूं तो मेरे फादर के फादर, यानी कि ये मेरे पिताजी की जनरेशन और ये मेरे जो दादा दादी है उनकी जनरेशन की बात करें तो मेरे दादा की पोती है वो, ठीक है, तो पोती है तो मेरी भी तो बहन ही हो गई, ठीक है, मेरी भी तो बहन हो गई, तो ये प्लस मतलब ये भाई और ये माइनस मतलब ये बहन है। तो इसके हस्बैंड, और हस्बैंड को डिनोट मतलब कपल को डिनोट करते वक्त हम क्या लिखते हैं, हम ऐसा सिंबल बनाते हैं, ठीक है, ये है इसका हस्बैंड। तो कह रहा है कि अनिल जो है प्रशांत से कैसे रिलेट करता है, जो प्रशांत है इसको हमेशा उल्टा नहीं पढ़ना है, प्रशांत कैसे अनिल से रिलेट करता है, तो ये है प्रशांत,
जो कि हस्बैंड है किसका, ग्रैंड डॉटर का, ठीक है। और ये ग्रैंड डॉटर तो मतलब ये मेरी बहन ही है, अनिल की तो बहन हो गई। तो बहन का जो हस्बैंड है वो कौन हो जाता है, बहन का हस्बैंड जीजा हो जाता है, ठीक है। बहन का हस्बैंड कौन हो जाता है, जीजा हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है प्रशांत कैसे अनिल से रिलेट करता है, तो प्रशांत क्या लगा अनिल का, प्रशांत लगा ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ। और हिंदी में क्या लगा, जीजा लगा, किसका, अनिल का, ठीक है। आई होप आपको ऐसे चीजें समझ में आ रही हैं। ये कह रहा है कि मेरे फादर के फादर यानी कि अनिल के फादर तो ग्रैंडफादर हो गए, इनकी जो पोती होगी वो इसकी बहन ही तो होगी, ठीक है। इसकी बहन है और इसके हस्बैंड कौन है, इसके हस्बैंड इसके जीजा हो गए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऐसे सोल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आप ऐसे ही रिलेशन को बना करके आराम से चीजों को सोल्व कर सकते हो, अपने ऊपर इन चीजों को रख के सोल्व कर सकते हो, ठीक है। खुद को बेस मान लिया करो और फिर अपने रिश्तेदारी में चले जाया करो, फिर आपको चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थ जो है वो रिलेट करती है एक्सिस से। एक्सिस का मतलब क्या होता है, धुरी होती है। भाई हमारी जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर घूम रही है, ये सबको पता है ना, अपनी धुरी पर घूमती रहती है पृथ्वी, अब चक्कर लगाती रहती है, ठीक है। ऐसे ही जो व्हील है वो किससे रिलेट करता है, टायर से रिलेट करेगा, कार से रिलेट करेगा, रोड से, या फिर हब से। हब का मतलब होता है धुरी, और बाकी इनके आपको मतलब पता ही होंगे। टायर मतलब टायर होते हैं गाड़ी के, कार मतलब कोई भी कार लगा लो, रोड मतलब सड़क होता है। तो जैसे अर्थ एक्सिस से रिलेट करता है वैसे व्हील कैसे रिलेट करेगा, तो जैसे अर्थ अपना एक एक्सिस पे ऐसे चक्कर लगा रही है, धुरी पे चक्कर लगा रही है, ऐसे जो व्हील है वो भी तो अपने एक एक्सिस पर मूव करते रहते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो फोर्थ ऑप्शन है हब जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड का हब हो जाएगा। इसमें बीच बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहना है। कई बार हम इस चीज को कार मार्क कर देंगे, ठीक है, टायर मार्क कर देंगे, बट उसका हब आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से आपका ये ओड का आ गया, STUA यहाँ पर आपको एक ओड वन निकालना है, मतलब बाकी में तो सेम कोई लॉजिक लग रहा है और एक में कोई सेम लॉजिक नहीं लग रहा है। तो HGFA, अब इसमें से ओड कौन सा है आपने ये निकालना है। अब इसमें आपको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, देखो सब में ए तो है ही, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, तो इसको तो हम छोड़ देंगे। बाकी देखो क्या कह रहा है, STURQP। जब आप ABCD पढ़ते हो तो आपको पता है ना भाई, S के बाद तो T ही आता है और T के बाद आपका U ही आता है, तो मतलब ये क्या है, आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये आपका क्या है, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, बिकॉज RQP नहीं होता, PQR होता है। तो ये आपका ऐसे चल रहा है, एक एक इंक्रीज करके। KLM ये भी आपका ऐसे चल रहा है, K फिर उसके बाद L आता है, फिर M आता है, और ये भी आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है। ये आपका डिक्रीजिंग में चल रहा है, सॉरी ये आपका डिक्रीजिंग चल रहा है। FGH, भाई FGH ही तो होता है, HGF नहीं होता। तो ये आपकी जो ABCD है वो ऐसे चल रही है सारी, जबकि ये आपकी उल्टी चल रही है, ठीक है, STU। तो ये वन आपका कौन सा है, ये आपका ओड वन है। बाकी सब में आपकी जो रीजनिंग है वो ये लग रही है कि आपका यहां से स्टार्ट होकर तब ऐसे जा रहा है, ठीक है। KLM GFH, भाई ABCDEFGH ऐसे ही तो आता है, उल्टा थोड़ी ना आता है, जबकि इसमें यहाँ पर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है। तो ओड वन कौन सा होगा, STUA आपका ओड वन होगा। आप ऑप्शन में चेक कर लेना, इनको मैंने ऑप्शन यहाँ पर लिखे नहीं है स्पेस की वजह से। क्वेश्चन नंबर 4 भाई कंप्लीशन कह रहा है, XF MTJ NPN और OLR कह रहा है। इसके बाद आपको इस जो सीरीज है इसको आपको फिनिश करना है, इसको आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्या आएगा, तो नेक्स्ट के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पर नंबरिंग कर सकते हो, बिना नंबरिंग के भी आराम से हो जाएगा, बिना नंबरिंग के भी हो जाएगा। बिकॉज देखो L के बाद M आ रहा है, M के बाद N आ रहा है, N के बाद O आ रहा है, और O के बाद तो आपका क्या आएगा, P आएगा। अगर आप नंबरिंग से जाना चाहते हो तो आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने इनको इतना अच्छे से याद नहीं किया, मैं फटाफट से इसको लिख लेती हूँ नंबरिंग, और फटाफट से अपनी नंबरिंग लिख लेती हूँ। तो अगर आपको नंबरिंग याद है तो आप फट से लिखेंगे और विद इन सेकेंड्स आपको एक क्वेश्चन बन जाएगा। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24, ठीक है। यहाँ पर L की वैल्यू क्या होगी भाई 12, X की वैल्यू है 18 और F की वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है। उसके बाद M की वैल्यू क्या है, L के बाद M आता है 13 है। T की वैल्यू क्या है, RST U से पहले आता है यानी कि 20 है, और J की वैल्यू क्या है IJ 10। N की वैल्यू देखो, N की वैल्यू कब आती है LMNO यानी कि 14 आ जाएगी, ठीक है। P
क्यू ओ के बाद पी आता है तो ये क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा और एन की वैल्यू 14 आ जाएगी। अब ओ की वैल्यू क्या है, ओ की वैल्यू 15 ही है, एल की वैल्यू है 12 और आर की वैल्यू है 18। अब देखो फटाफट से देखो 12 13 14 15 तो यहाँ पर 16 आ जाएगा और 16 क्या है आपका भाई 15 ओ पी आ जाएगा, ठीक है, तो पी आपका 16 आ गया। उसके बाद कह रहा है 18 के बाद 20 है, 20 के बाद आपका 16 है, 16 के बाद आपका 12 है, तो ये क्या कैसे होगा, देखो अगर आप इसको ऐसे देखें तो 12 प्लस में 4 12 सॉरी 6 लिख दिया, 12 प्लस में 4 कितना होता है 16, 16 प्लस में 4 कितना होता है 20 होता है, और 20 प्लस में 4 कितना होगा 20 प्लस में 4 होता है 24 होता है, ठीक है। ये मैंने गलत उतारा है क्या यहाँ पे LXF, सॉरी x 24 ही तो है, माय मिस्टेक, x कितना है 24 है, ठीक है, x 24 ही तो ये लिखो x 24 है। चलो उसके बाद ये 24 हो गया, यानी कि 4 4 ऐसे इंक्रीज करते आऊंगी। तो अगर यहाँ पर मेरा ये 12 है तो मैं किस में 4 ऐड करूं कि मेरा 12 आ जाए, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर 8 होगा, 8 नंबरिंग 8 में जब 4 करूंगी तो यहाँ पर मेरा 12 आएगा ना, 8 में 4। अब देखो 8 कहाँ पर है, 8 आपका आई से पहले क्या आता है, आई से पहले आपका एच आता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा एच आ जाएगा। अभी समझे यहाँ से भाई, पहले मैंने यहाँ पर गलती से लिख दिया था, उस चीज को इग्नोर करना। देखो एच है आपका 8 नंबरिंग का, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 4 24, तो ये आपका ये 4 का चल रहा है। अब एंड में क्या आएगा, उसके बाद कह रहा है 6 प्लस 4 10 है, 10 प्लस 4 14 है, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 4 कितना आता है 22 आता है, और 22 की नंबरिंग कौन सी है V है, तो PHV आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विद इन सेकेंड्स आप इन क्वेश्चंस को बना सकते हो। इसके अलावा अगर आप नंबरिंग में नहीं लिखना चाहते तो भी आप आराम से देख सकते हो, ठीक है, तो भी आप आराम से डिक्रीजिंग ऑर्डर में ABCD देख सकते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ABCD आराम से देख सकते हो। बट जब नंबरिंग हमें पता होती है तो चीजें और भी ज्यादा आसान हो जाती है, तो आप नंबरिंग लगाने की यहाँ पर जरूर कोशिश किया करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, PHV इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हुए इन क्वेश्चंस को ना खुद से भी बना के देखा करो, है ना, सिर्फ वीडियो से नहीं, खुद से भी बना के देखा करो। 786 कह रहा है स्टडी वेरी हार्ड, 786 क्या कह रहा है स्टडी वेरी हार्ड है, स्टडी ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, स्टडी वेरी हार्ड, और ये बहुत इजी होते हैं। 958 ये कह रहा है हार्ड वर्क पेज, उसके बाद 645 कह रहा है स्टडी एंड वर्क, स्टडी एंड वर्क, तो आपको वेरी का कोड बताना है, हाँ कोड ऑफ वेरी पूछा है। देखो स्टडी वेरी हार्ड और स्टडी एंड वर्क, तो यहाँ पर आपके कौन से दो कॉमन है, आपका ओनली स्टडी कॉमन है। अगर फर्स्ट और लास्ट में देखूं स्टडी कॉमन है, मतलब कोई एक डिजिट आपकी सेम मिलेगी, तो डिजिट आपकी 6 है, यहाँ पे भी 6 यहाँ पे भी 6, तो स्टडी का जो कोड आ गया वो आपका 6 हो गया। उसके बाद स्टडी वेरी हार्ड, स्टडी तो निकाल दो, ठीक है, स्टडी तो आपका ऑप्शन में जो 6 कोड है उसको तो एलिमिनेट ही कर दो। उसके बाद स्टडी वेरी हार्ड और हार्ड वर्क पेज, इन दोनों में भी आपका हार्ड जो है वो सेम है, इन दोनों में, यानी कि एक डिजिट आपका सेम मिलेगा, बाकी दोनों डिफरेंट है, ये वर्क पेज है ये स्टडी वेरी है, यानी बाकी दोनों डिजिट डिफरेंट मिलेंगे। 8 इसमें भी 8 इसमें भी है, तो आपका जो हार्ड है उसका कोड हो गया 8, और हमसे वेरी का पूछा है भाई, स्टडी का हो गया 6, इसका हो गया 8, बचा मेरे पास 7, तो वेरी का कोड क्या हो गया, वेरी का कोड हो गया 7 आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ये बन जाते हैं आराम से, एक तो क्वेश्चन में फंसते हैं, बाकी क्वेश्चन आप बहुत ही ईजी होते हैं, आराम से उनको बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 7 24 7 7 2 3 8, आपको नेक्स्ट सीरीज लिखनी है, क्या आएगी, ठीक है। चलो लिखो नेक्स्ट सीरीज कैसे लिखेंगे। देखो ऐसे जब कई बार आपको ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिले ना, तो आप मल्टीप्लाई करके किया करो, ठीक है। अगर आपको कम इंक्रीज में हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं फिर आप प्लस से कर सकते हो, ठीक है। अगर डिक्रीजिंग में है तो फिर आप माइनस करके देख सकते हो, लेकिन आप देखो पहले 2 है फिर 7 है, 7 से 24, 24 से सीधा 77 हो गया, और 77 से सीधा 238 हो गया, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन सीरीज का इस्तेमाल करेंगे, मल्टीप्लाई करके लगाने की कोशिश करो। अब देखो मैं यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 3 जा 6 प्लस 1 तो मेरे पास 7 आ जाता है, 7 3 जा 21 प्लस 3 तो मेरे पास 24 आ जाएगा। इसको मैं 3 करूंगी और
1 के बाद 3 है तो यहाँ पर पक्का से 5 होना चाहिए प्लस। करके देखो 24 दिया 72 होता है और 72 प्लस 5 आपके 77 ही होते हैं। ठीक है, तो इसको अब मुझे पता चल गया मेरी क्या सीरीज चल रही है, मल्टीप्लाई 3 और आपका ओड में चल रहा है 1 3 5। तो अगला मेरा मल्टीप्लाई 3 प्लस 7 होगा और इससे अगला मेरा क्या होगा, मल्टीप्लाई 3 प्लस 9 होगा। तो मैं इसके अंदर ना जाकर के इसके अंदर सीधा इसे ऐड करूंगी। तो 2 3 8 को जब मैं 3 से करूंगी, 3 8 24, 4 3 3 9 10 11 3 9 6 714 प्लस 9 723। तो मेरी नेक्स्ट सीरीज क्या आ जाएगी, 723। ठीक है, तो आप इन सीरीज को ऐसे कर सकते हो। मल्टीप्लाई में करने की कोशिश किया करो जब आपका ज्यादा इंक्रीजमेंट हो रहा है तो। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई में ऐसे करके देख सकते हो। नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 723 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब फटाफट से अपने नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। रीजनिंग की इस क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसमें काफी कंफ्यूजन होती है तो इस चीज को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ए जो है वो 40 मीटर साउथ वेस्ट है बी से। इसको पहले आप डायरेक्शन को समझो। डायरेक्शन हम कैसे करते हैं, अगर ये आपका ईस्ट है, वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक है, नॉर्थ आपका हमेशा एंटी क्लॉकवाइज आता है तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ आप ऐसे करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये डायरेक्टली इन मेन डायरेक्शंस की बात नहीं कर रहा, कह रहा है साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट आपका ये होगा साउथ वेस्ट। अगर नॉर्थ वेस्ट बात करें तो नॉर्थ वेस्ट आपका ये होगा। ठीक है, ये आपका साउथ वेस्ट, ये आपका नॉर्थ वेस्ट और ये नॉर्थ ईस्ट होगा और ये क्या होगा, ये साउथ ईस्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में बात कर रहा है साउथ वेस्ट की और साउथ ईस्ट की। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। ये कह रहा है कि जो ए है वो 40 मीटर साउथ वेस्ट है बी से। मैं अगर बी को यहां पर मान लेती हूं, बी अगर यहां पर है तो बी जो है साउथ वेस्ट है, ए जो है वो बी से 40 मीटर साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट इधर है तो ये लगा लो कि आप साउथ वेस्ट इधर है। ठीक है, 40 मीटर ये आपका ए बैठ गया। अब कह रहा है कि जो सी है वो 40 मीटर साउथ ईस्ट है बी से। साउथ ईस्ट इधर है, अगर मेरा डायरेक्शन यही है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ वाला डायरेक्शन है तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी है वो कह रहा है 40 मीटर ही साउथ ईस्ट है। ठीक है, ये आपका साउथ वेस्ट है और ये आपका साउथ ईस्ट है। तो कह रहा है कि जो सी है वो ए से किस डायरेक्शन में है, जो सी है वो ए से। अगर ई यहां से देखेगा, यहां से अगर उसको देख रहा है ए, तो जो सी है वो उसके किस डायरेक्शन में है। भाई दूरी आपकी सेम है तो किस डायरेक्शन में है, बिल्कुल आमने सामने है। ठीक है, ये अगर आपका साउथ ईस्ट है, ये अगर आपका साउथ ईस्ट में है दोनों, तो ये आपस में ऐसे देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। और ऐसे आपका कहां पर आ रहा है, ये आपका ईस्ट में है। साउथ ईस्ट कई बार इसको मार्क कर देते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन वो गलत है। ये आपका किस डायरेक्शन में देख रहा है, बिकॉज बिल्कुल बराबर पे देख रहा है। ये अगर बी है, दोनों के डिस्टेंस सेम है 40-40, तो ये बिल्कुल ऐसे देख रहा है और ऐसे आपका कौन सा आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। तो आपका जो सी है वो ए से किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, आप पहले इस चीज को समझा करो एंड देन बाद में आप इस क्वेश्चन को देखा करो। तो इससे ये बिल्कुल सीधा दिख रहा है, टेढ़ा नहीं दिख रहा, बिल्कुल सीधा देख रहा है, तो वो कौन सा है, ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 7 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहता तो आप कमेंट कर दिया करो, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। 8th क्वेश्चन कह रहा है बहुत इजी है। ये कह रहा है 15 - 5 डिवाइड बाई 5 इंटू 20 + 10। इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर कहा है कि मल्टीप्लाई को आप माइनस लिखो, डिवाइड को प्लस लिखो, प्लस को डिवाइड लिखो और माइनस को मल्टीप्लाई। तो माइनस को क्या कह रहा है, माइनस को कह रहा है मल्टीप्लाई और डिवाइड को कह रहा है प्लस। मल्टीप्लाई को क्या लिखना है, माइनस लिखना है और प्लस को लिखना है डिवाइड। आप सोल्व करना है, डायरेक्टली इसको सोल्व नहीं करना है, आपने पहले अपने सिंबल्स को चेंज करना है, साइन को चेंज करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको मैं डायरेक्टली कर सकती हूँ 75 + 5। मुझे पता है पहले डिवाइड ही सोल्व होता है, बट बीच में ना तो कोई ब्रैकेट है ना कुछ हो रहा है, तो इसलिए हम इसको कर सकते हैं 2। भाई 20 को 10 से डिवाइड करते 2 आता है। इसको अब प्लस सोल्व होगा तो 80 - 2 कितना आ गया, 78। आंसर कितना आ जाएगा, 78 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान में रखते हुए सही से चीजों को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो सीरीज का है, इसमें आपको रोंग टर्म बतानी है। तो रोंग टर्म के लिए आपको पहले इसे लिखना होगा 8 13 21 32 47 63 83। ठीक है, अब देखो ये पास पास में ही है, मल्टीप्लाई नहीं, आप इसको प्लस में करके पहले बनाने की कोशिश करो। और एक इसमें जो टर्म है वो गलत है, वो हमें रिमूव आउट करनी है। तो अगर प्लस करेंगे तो इसमें +5 हो रहा है,
13 में प्लस 8 अगर ऐड करते तो 21 आता है, 21 में प्लस 11 अगर ऐड करते हैं तो 32 आता है, और इसके अंदर 7 में से 2 गया 5, 15 अगर ऐड करते हैं तो कितना आता है 47 आता है, और इसके अंदर 16 अगर ऐड करते हैं, 7 और 6 13 4 हाँ फिर, और इसके अंदर कितना आ गया ये अगर सीधा 20, ठीक है 63 में अगर 20 ऐड करते हैं तो हमारा 83 आता है। अब हमें कैसे पता करना है कि कौन सा आपका गलत है। देखो ये +3, ये भी +3, और यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, ये अगर आपका 11 प्लस ये +4 कर रहा है, ये +1 कर रहा है, और ये +4 कर रहा है, मतलब यहाँ पर आपका खेल कहीं ना कहीं गड़बड़ में है, ठीक है। यहाँ पर आपको गड़बड़, यहाँ पर भी आपका +3 ही आना चाहिए था, जबकि +4 है, +3 आना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। +3 आता तो फिर कितना, 8 और 3 11, तो 11 और 3 14, यानी कि यहाँ पर 14 होना चाहिए था। तो आपका यहाँ तक जो सीरीज है वो सही है, क्योंकि आपका ये जो डिफरेंस है वो सही है, पर ये भी 3 दे रहा है, ये भी 3 दे रहा है, जबकि आपका डिफरेंस यहाँ पर गड़बड़ा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका आना चाहिए था 14, आ रहा है 15, तो मतलब आपकी ये वाली जो टर्म है वो क्या है, आपकी रोंग है, ठीक है। ये वाली टर्म है रोंग। क्यों रोंग है मेरे को कैसे पता चला, मैंने यहाँ पर देखा 5 + 3 8, 8 + 3 11, और अगर 3 का ही डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पर तो 14 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर तो 15 आ रहा है, तो मतलब यही जो है टर्म जो आपके खेल को खराब कर रही है। अगर इसका सही में देखो तो कितना आना चाहिए, सही में देखें तो यहाँ पर 14 आना चाहिए, और 14 + 3 कितना होता है, यहाँ पर 17 आना चाहिए, ठीक है। ये 16 गलत है, ये 15 गलत है, यहाँ पर 14, और फिर देखो इसके अंदर फिर से +3 आ रहा है, आ गया ना +3 का, तो मतलब यहाँ पर आपकी जो टर्म है वो कौन सी आनी चाहिए थी, यहाँ पर आपकी आनी चाहिए थी 4 और 2 6 46 आनी चाहिए थी। 46 के अंदर 17 जब ऐड करेंगे तो फिर आपकी ये टर्म कौन सी आनी चाहिए थी, ये फिर आपकी 63 ही है, ठीक है। तो यानी कि आपका कौन सा टर्म गलत है, यहाँ पर 47 टर्म गलत है। 47 जिस भी ऑप्शन में है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, आप डिफरेंस देख सकते हो, आप प्लस देख सकते हो, ठीक है। आप ऐसे दिमाग अगर थोड़ा सा भी लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है, काफ़ी कंफ्यूजिंग भरा, इसमें मैं आपको ट्रिक से भी बताऊंगी और आप कैसे जनरल तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, वो भी आपको समझाने की कोशिश करूंगी। कह रहा है एक क्यूब है, इसको पेंट किया गया रेड ऑन ऑल फेसेस, ठीक है। भाई क्यूब क्या होता है, सबको पता है ना क्यूब क्या होता है। क्यूब आपका कुछ ऐसा होता है, कितने फेस होते हैं क्यूब के, क्यूब के आपके 6 फेस होते हैं, ठीक है। ये आपका क्यूब है, तो इसके आपका 1 2 3 4 5 और 6 फेस होते हैं, ठीक है। फेस कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं। इसको सभी को लाल रंग किया गया है सारे फेस को। उसके बाद कह रहा है इसको 64 स्मॉल क्यूब्स में काटा गया है और उनकी साइजेस इक्वल है। क्यूब है तो साइज इक्वल होंगे, 64 स्मॉल क्यूब में इनको काटा गया है। अगर ये जो क्यूब है ए, आपका ए की क्यूब अगर 64 है तो आपका जो ए है यानी कि जो सबसे छोटा आपका जो क्यूब है वो उसकी साइड कितनी निकल जाएगी, 64 का आप क्यूब रूट निकालेंगे तो ये 4, यानी कि जो सबसे छोटा आपका एक क्यूब होगा वो आपका 4 साइड का, इनकी उसकी जो साइड है वो 4 यूनिट में होगी, ठीक है। तो 4 का आपका सबसे छोटा जो क्यूब है वो उसकी जो साइड है वो कितनी हो जाएगी, 4 की हो जाएगी। ये आप यहाँ से समझ गए अच्छे तरीके से, मैंने जस्ट क्या किया है क्यूब रूट कर लिया। चलिए अब मेरे को पता है भाई 4 है। अब अगर मैं आपको जनरल तरीके से बताऊँ ना, तो जैसे मान लो आपका ये क्यूब है, मैं एक बार ये क्यूब बना देती हूँ, अगर मेरे से अच्छा ना बने तो इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। कुछ ऐसे होता है। अब कह रहा है कि हमें 64 स्मॉल क्यूब्स में कट करना है। अगर मुझे 64 स्मॉल क्यूब में कट करना है तो मैं क्या करूंगी, एक फेस पे मैं 16 क्यूब लाऊंगी, तो मैं उसको 4 भागों में बांटूंगी ऐसे 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। इसको भी ऐसे ही काटेंगे और इसको भी ऐसे ही, ठीक है। इसको भी ऐसे ही काट देंगे, यानी कि जो मेरा एक फेस है उसके ऊपर मेरा कितना आ गया, 16 पार्ट में, 4 4 8 12 और 16, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कितने पार्ट हो गए, 16 हो गए, और 16 को 4 से करते हैं तो कितना आता है, 64 आता है। तो आपको ये बताना है कि इसको मैंने जो है रेड पेंट किया है, ये सारा कलर आपका लेट से रेड है, तो आपको ये बताना है कि कितने ऐसे क्यूब होंगे जिनका कोई भी फेस पेंटेड नहीं है। भाई अंदर से थोड़े ना मैंने पेंट किया, मैंने तो बाहर से पेंट किया है। तो अगर लेट से मैं अगर इसको हटा दूं अगर, ठीक है, आप इमेजिन करो ये जैसे एक पार्ट है, पूरा एक पार्ट ये है,
इसको अगर मैं यहाँ से एक एक करके हटाती हूँ, भाई क्यूब के साथ ही कट करूंगी, इतना वाला पार्ट मैं अगर कट करके अलग कर देती हूँ तो ये वाला पूरा पार्ट मेरा कट के अलग हो जाएगा। ऐसे ही मैं यहाँ से अगर इसको इतना कट करके अलग करती हूँ तो ये वाला पार्ट हो जाएगा मेरा कट के अलग। ठीक है, तो अब बचे मेरे बीच के सिर्फ 2 लाइन, ये 2 लाइन बची है बीच की। यहां से कट करूंगी तो मेरा ये वाला कट के अलग हो जाएगा, और वहां से करूंगी तो मेरा ये वाला कट के अलग हो जाएगा। ऊपर से करूंगी तो मेरा ये वाला कट के और नीचे आपके 2 रह जाएंगे। ठीक है, तो आपके ऐसे 1 2 3 4 आपके ऊपर से रह जाएंगे और 4 आपके नीचे से अगर मैं ये कट करके अलग करती हूँ तो नीचे वाले आपके 4 रह जाते हैं, तो 4 आपके ये रह जाते हैं। तो टोटल कितने क्यूब आपके बिना पेंट के होंगे? बिना पेंट के आपके 8 क्यूब होंगे। ठीक है, ऐसे ही आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, बताओ कितने क्यूब है जिनका 1 फेस पेंटेड होगा, कितना क्यूब है जिनका 2 फेस पेंटेड होंगे, कितने क्यूब है जिनके 3 फेस पेंटेड होंगे। तो जो अगर 3 फेस निकालने हैं तो देखो, एक तो क्यूब का साइड ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और बाकी उसके पीछे वाले हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, 2 है तो ये वाले हो जाएंगे, भाई 2 पेंटेड है, बाकी जो 2 है वो अलग, इसकी अपोजिट वाले वो अलग से हैं। तो आप इनको ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप ट्रिक से करना चाहते हो तो इसका देखो आंसर तो 0 फेस वाले का तो मतलब 9 फेस पेंटेड का तो 8 आ गया। ट्रिक से अगर आपको ये सारी चीजें करनी है तो आप फॉर्मूला है इनका एक, वो याद कर सकते हो। अगर आपसे पूछे नो फेस पेंटेड, नो फेस पेंटेड, तो आप n-2 की पावर क्यूब कर देंगे। अगर आपसे पूछे 1 फेस पेंटेड, 1 फेस पेंटेड, तो आप 6n-2 की पावर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे 2 फेस पेंटेड, अगर जो क्यूब है वो अगर उसके 2 ही फेस पेंटेड है तो आप 12n-2 कर देंगे। और अगर आपसे 3 फेस पेंटेड पूछे ना तो इसका आंसर हमेशा 8 ही होता है, 8 ऑलवेज। ठीक है, ये ट्रिक्स हैं, इनको ध्यान में रख लो, ये बहुत ही इजी से फॉर्मूले होते हैं, इनको ध्यान में रख लो। अगर इस क्वेश्चन के दम पर अगर करें तो मेरा जो सबसे छोटा जो स्मॉल क्यूब आ रहा था उसकी साइड कितनी, वो 4 का आ रहा था, तो यहाँ पर मैं इनकी जगह लिखूंगी 4, 4-2 की पावर क्यूब, 2 की पावर क्यूब इज इक्वल टू 8। तो 9 फेस पेंटेड वाले कितने क्यूब हो गए? 8। ठीक है, 8 क्यूब ऐसे हो गए जिनका कोई भी फेस पेंटेड नहीं होगा। ठीक है, तो आप जनरल तरीके से भी समझ के कर सकते हो, इतना टाइम नहीं होता है तो आप इन फॉर्मूलाज को लर्न कर लो। हो सकता है आपसे अब की बार 9 पूछा गया, अब की बार आपसे 3 पूछ ले, 2 पूछ ले, 1 पूछ ले, तो ये चीज़ें हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई है। आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, पसंद आया है आपको समझाने का तरीका, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए सभी के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।